तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जतिन स्टडी अप में। आज के दिन हम जो हरियाणा बोर्ड मैथमेटिक्स का जो सैम्पल पेपर है 2023 का 10th क्लास का पार्ट 2 सोल्व करने वाले हैं। और अभी आप इसमें डिस्कस करें कि क्लास 10th के अंदर मैथ में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं। इस एक वीडियो में आपको सॉल्यूशन भी दूंगा और उन क्वेश्चनों की हिंट भी दूंगा कि जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी लंबे समय तक लगातार पूछे जा रखे हैं। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम चलते हैं क्लास की पीडीएफ पर। तो ये वो सैम्पल पेपर है जो क्लास 10th का भी अभी 2023 में जारी हुआ है। ठीक है, तो इसी टाइप से अब रेगुलर क्वेश्चन आएंगे, यानी 40 एक नंबर के क्वेश्चन, और बाकी जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्टिव टाइप आएगा। ठीक है, लिखने वाला। तो हम बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। इसमें क्या दे रखा है, एक्सप्रेस 3825 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इसको जो है प्राइम फैक्टर्स में कैसे तोड़ते हैं। सबसे पहले तो आपको इसका सिंपल एलसीएम ले लेना है 3825 का एलसीएम। जैसे हम इसको कितने से डिवाइड करेंगे, पहले हम चलो इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा, और 3 7 जा, और 3 5 जा। अब ये 3 से जा रहा है पूरा पूरा 4 2 एंड 5। अब 5 से 5 8 5, और फिर 5 पे यह आ जाएगा 17, और 17 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो जो इसके जो प्राइम फैक्टर्स बन जाएंगे वह बन जाएंगे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 17। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस एक क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब पूछ रखा है ये रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर रूट में अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 100% इरेशनल नंबर होगा। जैसे अगर √5 हो जाए, √2 हो जाए, √3 हो जाए, √11 हो जाए, √17 हो जाए, √6 भी, √8 भी। ठीक है, अगर अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी 1 4 9 16 25 ऐसा कुछ नहीं है रूट के अंदर, तो वह इरेशनल नंबर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इरेशनल नंबर, क्योंकि √5 इसमें मौजूद है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड HCF। तो इसका जब FCF आप निकालेंगे तो आपका HCF आ जाएगा 16। ठीक है, सिंपली आप कौन से भी तरीके से कर सकते हैं, यूक्लिड मेथड से भी कर सकते हैं, और सिंपली आप जैसे 10th से पहले करते थे, क्योंकि ये एक नंबर का वाला क्वेश्चन आपको सिंपली इसका HCF निकला होगा, वहाँ पर आपको स्टेप करके नहीं दिखाने होंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 16। अब आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रैशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ये बताना कि नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब बात कर लेते हैं सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है वह सम क्या होगा। तो सिंपली आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मेन इक्वेशन है वह आपको नीचे y इजिकल टू है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, जो सम होता है इसमें क्या होता है -b/a, एंड प्रोडक्ट होता है वह क्या होता है c/a। तो प्रोडक्ट इस पे क्या हो जाता है c/a। तो सिंपली अब आपसे क्या पूछा गया है, इस इक्वेशन का सम पूछा गया है। तो सम हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में -3, क्योंकि ये जब आप उस इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो ये -3 ये बाहर आ जाएगा, और अपन में जो 7 है ये आपका a है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/7 इसका जो फाइनल आंसर है वह हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपसे पूछ रखा है इफ दिस सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेशन इतना इतना। ठीक है, अब सिंपली आपको एक जनरल इक्वेशन आनी चाहिए जो आपकी एक्सरसाइज 2 मेरे हिसाब से 2.1 या 2.2 में है। तो x² माइनस सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ x इज इक्वल टू में 0। तो सम ऑफ x आपके पास कितना दे रखा है 1/3, तो x² माइनस 1/3x एंड प्लस माइनस ये प्लस था और इक्वेशन है हमारे पास माइनस, तो हम माइनस लगा देंगे, और सिंपली जो प्रोडक्ट है इसके सामने माइनस है तो हम सिंपली माइनस का इस्तेमाल करेंगे इक्वल टू 0। तो हम इसका यानी पूरी इक्वेशन को जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और जो ये 3 है ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन फॉर x कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना आपको। अगर a1/b1 इज इक्वल टू a2/b2
इज इक्वल टू में A3 अपॉन में B3। अगर ये आपके सामने इक्वेशन है तो आपका जो कंसिस्टेंट होगा, और अगर आपका एक भी सॉल्यूशन आ रहा है यानी दोनों अनइक्वल है जब भी आपका कंसिस्टेंट होगा। अगर ये पहला वाला इक्वल है और सेकंड वाला अनइक्वल है तो आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कंसिस्टेंट, क्योंकि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C1 अपॉन में C2 आ रहा है आपका। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें बता रखा है द सॉल्यूशन, हमें S और T की वैल्यू फाइंड करनी है सिंपली। तो सिंपली आप इस इक्वेशन को, यानी आपको एक नंबर क्वेश्चन है, सिंपली आपको कोई स्टेप करके नहीं दिखाना, तो बारी बारी से हम इसमें वैल्यू टेक लेंगे। यानी 3 - 5 नॉट इक्वल टू में 3। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। सेकंड ऑप्शन 6 - 9 इज इक्वल टू में -3, तो हमारे पास कितना दे रखा है 3, तो सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और 9 - 6 इज इक्वल टू में 3। ठीक है, और हम D 5 - 3 इक्वल टू 2, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा C। ठीक है, आपको फैक्टराइज दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वह फैक्टराइज करनी है, यानी फैक्टर में डिवाइड करनी है। तो 6x² - x - 2 इज इक्वल टू 0, जो इसके रूट्स है मिडल टर्म सेपरेट मेथड से कर रहे हैं हम। -4x - 2x - 3x और -2, तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 3x², 2x कॉमन आ जाएगा, 3x² - 2 और यहाँ से -1, तो जो 2x - 1 एंड 3x - 2 ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, इसके फैक्टर आ जाएंगे। अगर आपको वैल्यू भी काटने के लिए बोले तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 एंड 1/3। सिंपली आपको पेपर में इतना करने की जरूरत नहीं, आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं इसे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रूट्स, इस पर सिंपली आप फैक्टराइज करके दिखा सकते हैं। अगर आपने क्वेश्चन इतना सोल्व भी कर दिया इस वाली इक्वेशन में, इसमें 9th क्वेश्चन में कि 3x - 2 एंड 2x - 1 इज इक्वल टू 0, तो फिर भी आपका आंसर है वो ठीक माना जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो रूट्स है वह क्या क्या होंगे। ठीक है, जो ये सिंपली तो 2x² प्लस x - 6 इज इक्वल टू 0, तो इसके जो फैक्टर हो जाएंगे वह क्या हो जाएंगे, -4x + 3x - 6 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो सिंपली हम 2x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, x - 2 एंड +3 आ जाएगा कॉमन, तो 2x + 3 एंड x - 2 इज इक्वल टू 0, तो जो इसके सिंपली फैक्टर हो जाएंगे वह हो जाएंगे x की वैल्यू -3/2 एंड 2। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉरी 3x² + kx + 3 इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ द, यानी इक्वेशन इक्वल टू 0, तो b² - 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी b² इज इक्वल टू 4ac। यह कंडीशन आपको याद रखनी होगी। अगर रूट्स आर इक्वल तो इसमें जो b की वैल्यू है क्या है, k² इज इक्वल टू में 4 मल्टीप्लाई में और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में 3, यानी k² इज इक्वल टू में 36, तो जो k की वैल्यू हो जाएगी वह हो जाएगी +-6। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा +-6। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस x + y + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 4x + py + 8 इक्वल टू 0 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन किस लिए होता है हमारे पास, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो सिंपली हम क्या कर लेंगे, a1 क्या इसमें 1 दे रखा है, तो 1 अपॉन में a2 4 इज इक्वल टू में b1 1, क्योंकि जिसका कोफिशिएंट हमें दिखाई नहीं देता उसका कोफिशिएंट 1 होता है, 1 अपॉन में p, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, यानी p की वैल्यू अगर 4 होगी तो ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन देगा हमें। फॉर द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू में a2 अपॉन -a1, तो a2 हमारे पास है 1 - 4 इज इक्वल टू -3, जो टोटल आंसर है वह हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
14 टर्म निकालनी है। पहले हम इसका ए देखेंगे, ए इज इक्वल टू 5 और डी क्या होता है A2 माइनस A1 जो अभी अब हमने आपको बताया 12 माइनस 5 इक्वल टू 7। तो ए 14 टर्म का जो फॉर्मूला होता है वह होता है A प्लस 13D। ठीक है, तो 5 प्लस 13 ब्रैकेट 7, तो 13 7 जा 91 और 91 96 जो इसका वह टोटल आंसर हो जाएगा। ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, यानी ए क्या हो जाएगा सम इसका 1 एंड डी क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1 2 3 4 डैश 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 50 तक। और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास ए एन क्या हो जाएगी 50। तो सिंपली हम एस एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें n/2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन, क्योंकि ए एन तो हमें पता ही है 50 है। तो एन कितना हमारे पास है 50/2 अपॉन 1 प्लस 50, यानी 25 मल्टीप्लाई 51, तो 5 एंड 2 1 2 5 1 2 7 5। ठीक है, इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा 25 पंजे 125 एंड 227। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन मैं गलत बता रहा हूँ तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपके क्वेश्चन को कमेंट को रिवाइव करूँगा और फिर आंसर रिप्लाई करेंगे। राइट दी 3 टर्म्स, जो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म है वह निकालनी है, यानी हमें 1 2 3 4th A4 निकालनी है। जो इसका A है वह हो जाएगा 2 एंड जो इसका D हो जाएगा वह हो जाएगा -3, क्योंकि -1 -2 इक्वल टू -3, तो 2 - 9 इज इक्वल टू -7। जो A4 है वह आ गई हमारे पास। एंड इसी तरह A5 सिंपली यहाँ पर 4 आ जाएगा, -12 एंड +2, -12 एंड +2, तो -9 माइनस तो यह आ जाएगी हमारे पास 10, और जो अगली टर्म है वह आ जाएगी -13। तो जो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी वह आ जाएगी -7 -10 एंड -13। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑल द स्क्वायर्स आर सिमिलर, ना कि कॉन्ग्रुएंट। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में हमारे पास पूछा गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें कौन सा रूल लग रहा है, SAS वाला रूल लग रहा है इसमें। ठीक है, क्योंकि साइड एंगल साइड SAS, और यह ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है। इसका आप मुझे कमेंट में आंसर अवश्य दें। SAS। ठीक है, साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम इज अ राइट एंगल। राइट एंगल इसमें से कौन सा बनाएगी, या तो बनाएगी नहीं, क्योंकि ये बनाएगी, ये पार्ट इसका आंसर ठीक हो जाएगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम 8 का स्क्वायर करते 64 इक्वल टू में 36 प्लस 9, यह तो कभी भी नहीं बनेगा, तो ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। इफ अ टेंजेंट PA and PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद अ सेंटर इंक्लाइन टू ईच अदर, इफ अ टेंजेंट PA and PB फ्रॉम अ पॉइंट P, यानी एक सर्कल बना रखा है और ऐसे कोई पॉइंट है और इसका नाम है A, इसका नाम है B और इसका नाम है P, और यहाँ पर डॉट है और सेंटर है। ठीक है, ये 90 डिग्री होते हैं, आपको पता ही होगा, और ये जो एंगल है ये 100 डिग्री दे रखा है, तो जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इसका 80 डिग्री, क्योंकि इसका जो सम और इसका जो सम है वह 180 डिग्री होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 80 डिग्री सिंपली। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल, उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज
24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम 25 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सर्कल है और ऐसे कुछ एक ये बन रहा है, ये दे रखी हमारी 25, ये दे रखी 24 और हमें ये रेडियस पूछी गई है कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम सिंपली लगा सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ EC यानी AD अपॉन BD इज इक्वल टू में AE अपॉन AC। सिंपली आपको इस इक्वेशन में टेक करना 2/4 इज इक्वल टू 1 अपॉन में AC। तो जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इसका 2। तो AC की जो लेंथ हो जाएगी वह हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, इन पॉइंट के बीच में हमारे पास क्या डिस्टेंस होगा? सिंपली आपको रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर यानी -4 + 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी -3 का स्क्वायर 9 एंड इसी तरह इसमें भी 9, 4 + 1 5। तो बच्चे इसे में गलती कर देते हैं, जैसे मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ एक बार। जैसे इसको -4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1 इसका स्क्वायर एंड +4 और इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1 का स्क्वायर। एक में हमारे पास आ रहा है 3 का स्क्वायर, एक में आ रहा है 5 का स्क्वायर। तो √9 + 25 तो कितना हो जाएगा √34। जो इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा द रेशो इन विच द x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली एक लाइन है ये और इसके जो पॉइंट है वह हो जाएंगे A1 एंड -5 और इसके जो पॉइंट है वह हो जाएंगे -4 एंड सिंपली एक बार सॉरी इसके पॉइंट हो जाएंगे 1 और -5 और जो इस इक्वेशन के पॉइंट हो जाएंगे -4 एंड 5। ठीक है, और हमें ये इक्वेशन निकालनी है तो आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए। हम मान लेते हैं K रेशो = 1 M2x1 यानी इसको मान लेते हैं K और इसको 1 M2x1 1 एंड माइनस यानी प्लस M1x2 यानी ये वाला -4K अपॉन में M2 + M1। ठीक है, K + 1 तो सिंपली जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर हो जाएगा तो K² + 1 इज इक्वल टू 1 - 4K। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो K² + 4K एंड +1 इज इक्वल टू 0। तो सिंपली हमें इसके तो एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो x एक्सिस जब भी किसी पॉइंट को डिवाइड करेगी तो वहां पर y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको y के हिसाब से निकालना होगा। M2y1 यानी M2 हमारे पास है 1 क्योंकि हमने रेशो क्या ले रखा है K रेशो 1। M2 हमारे पास 1 और y2 5 एंड प्लस M2 अपॉन K + 1 इज इक्वल टू 0 क्योंकि जब भी x एक्सिस डिवाइड करेगी तो वहां पर y की वैल्यू 0 होगी। तो पेपर में यहाँ पर y एक्सिस आ सकता तो वहां पर आपको x = 0 लिखना होगा। तो जो इसका रेशो आ जाएगा वह आ जाएगा K/1 इज इक्वल टू 1/1। तो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स डिवाइड्स द जॉइन ऑफ इन द रेशो इंटरनली आर। तो हमें सिंपली यहाँ पर कोऑर्डिनेट निकालने होंगे विच डिवाइड्स। तो यहाँ पर हमारे पास पहले आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा 4 एंड -3 और यहाँ पर आ जाएगा 8 एंड 5। ठीक है, तो 3:1। तो अभी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इस मारे, तो मैं अगले क्वेश्चन के सिंपल आंसर आपको बता दूंगा। तो 3 × 8 3 M2 पहले यहाँ पर प्लस
1/4 एंड यहाँ पर आ जाएगा 4। 24 + 4 हो जाएगा यहाँ पर 28/4। तो पहला पॉइंट आ जाएगा 7 एंड सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, तो सेकंड पॉइंट निकालने के लिए हमें सिंपली 5 एंड 3 + 1 ब्रैकेट -3 एंड 3 + 1 यानी 4। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया 7 और दूसरा पॉइंट आ जाएगा 15 - 3। 15 - 3 यानी 12। 12/4 यानी 3। तो 7:3 जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फाइनली। तो सिंपली अब मैं आपको इसके आंसर बताता चलूँगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो गई, 20 मिनट लगभग अप्रोक्स हो गई। तो जो इसका सिंपली आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। sec थीटा = 13/12 फाइंड दी sin थीटा। sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? h/p/b, ठीक है। तो यानी 13 और 12 और उसका क्या होता है p/h यानी 5/13। तो इसका सिंपली आंसर हो जाएगा sin थीटा वाले का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सिंपली 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, यह किसका फॉर्मूला होता है? यह फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, ठीक है। तो sin 60 जो इसका सही आंसर है हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन इज, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी सिंपली हो जाएगी 2, यानी ये दोनों तो आपस में कट ही जाएंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एरिया ऑफ अ सेक्टर विच इज रेडियस इतनी एंड एंगल इतना। एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारे पास θ/360 डिग्री यानी 60 60/360 मल्टीप्लाई πr² 22/7 यानी 14/40। तो जो कैलकुलेशन से इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वह हो जाएगी 6 2 3 22/48 11/24। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वह हो जाएगी 11/24। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड इज 7 सेंटीमीटर, द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 15 मिनट्स, यानी ये है 7 मिनट्स पर और जब 15 मिनट्स पर आ जाएगी तो इसने कितना एरिया कवर कर लिया होगा। पहले हमें इसका एंगल निकालना पड़ेगा, फिर एरिया ऑफ सेक्टर से हम इसका आंसर सिंपली निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास रेडियस जो 1 मिनट में जो मिनट हैंड की सूर्य वह 6 डिग्री सर्कल कंप्लीट कर देती है। इस हिसाब से हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 360 डिग्री कितने मिनट में पूरी करती है? 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 360/60, तो कटकर 6 आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वॉल्यूम ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल 21 सेंटीमीटर हाइट एंड बेस इतना। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली 1650 πr²h। जब हम रूल लगाएंगे सिंपली, ओह सॉरी मैंने सिलेंडर का लगा दिया गलती से। तो इसका आंसर हो जाएगा 549.78, ठीक है, 549.78। जब इसे πr 1/3 πr² h वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो वॉल्यूम ऑफ कौन का होता है। आगे बढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ अ रेडियस, अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना में रेडियस इतनी दे रखी है तो इसका जो सिंपली क्वेश्चन वो होता है फॉर्मूला में वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, 4/3 πr³ और इस हिसाब से हम निकालेंगे तो 2.144.48 इसका जो आंसर है वह करेक्टली सेंटीमीटर क्यूब ठीक हो जाएगा। और आपको पेपर में यूनिट जरूर लगा के आनी है इसकी, अगर यूनिट नहीं लगा के तो वह एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड हो जाए कि आपको नंबर देगा या नहीं देगा। तो यूनिट का आप विशेष ध्यान रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ मेटलिक स्फीयर ऑफ 4 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ शेप ऑफ द सिलेंड्रिकल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो जो इसका वॉल्यूम है एंड इसका वॉल्यूम है वह सेम हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाता है 4/3 πr³ यानी 4/3
पाई एंड 4 का क्यूब इज इक्वल टू में जो सिलेंडर का होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर स्क्वायर एंड एच। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो जो h की वैल्यू है हो जाएगी 4 का क्यूब अपॉन में 3, यानी 4 का क्यूब कितना 16 चौके 64। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 64/3। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज सच एन इवेंट इज कॉल्ड। जो प्रोबेबिलिटी होती है ऑफ इवेंट की, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, उसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वह होती है 0। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट IMPOSSIBLEEVENT विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी है कभी माइनस में नहीं हो सकती, और अगर इस टर्म में देख सके फ्रैक्शन की तो ऊपर बड़ा है नीचे छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, और 100% से ज्यादा नहीं हो सकती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए डाइस इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज, तो 3 होते हैं प्राइम नंबर, 1 वो 2 3 एंड 5 और टोटल 6। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1/2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मीन, अब इसका हमें मीन निकालना होगा सिंपली, तो इसका मीन कितना होगा, तो मैं सिंपली आपको सिंपली आंसर बता देता हूँ कितना होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 9.2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। द विकेट थ्रोन ऑफ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलोज। तो मोड क्या होगा, जो मोड है होता सिंपली वह कई बार जो दिखाया जाता है, तो सिंपली हमें देख लेना कि इसमें कौन सा अक्षर ज़्यादा बार है। तो 2 1 बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 2। इसका जो मोड है वह क्या है 2 है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वेरी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो से जुड़ी किसी बात में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो ऐसे और सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में उस घंटी को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए।